एक नए केस के सिलसिले में ऋषि की मुलाकात हुई नूतन से। हूबहू झनक जैसी शक्ल। कश्मीर की इन सर्द वादियों और घनी धुंध के बीच जहां इंसान की सांसें भी जमने लगती हैं, वहां एक तूफान सुलग रहा है जो जल्द ही बसु परिवार और ऋषि की जिंदगी को तहस नहस करने वाला है। नैना टीवी के इस एक्सक्लूसिव अपडेट में हम जिस मंजर की बात कर रहे हैं, वो शो की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। कहानी की शुरुआत होती है एसपी ऋषि की उस कश्मकश से, जो बाहर से तो एक सख्त पुलिस ऑफिसर की वर्दी में लिपटा है, लेकिन अंदर से आज भी अपनी पहली पत्नी झनक की यादों में कैद है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी यानी ऋषि की मौजूदा पत्नी अदिति के साथ ऋषि का रिश्ता सिर्फ एक समझौते की तरह चल रहा है, क्योंकि ऋषि के दिल में आज भी सिर्फ और सिर्फ झनक धड़कती है। वो झनक जो अनिरुद्ध और नूतन की बेटी थी और जिसे दुनिया मरी हुई मान चुकी है। ऋषि की पोस्टिंग इस वक्त कश्मीर में हुई है, जहां एक बेहद संगीन और हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश चल रही है। ये सिर्फ एक रूटीन पुलिस केस नहीं है, बल्कि ऋषि को खुफिया जानकारी मिली है कि सरहद पार से कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं, जिनका कनेक्शन मुंबई के कुछ पुराने केसों से भी जुड़ सकता है। बर्फीले पहाड़ों के बीच ऋषि अपनी टीम के साथ एक पुराने और सुनसान इलाके में गश्त लगा रहा है। उसका चेहरा संजीदा है, आंखों में वो ही पुलिस या सख्ती है, लेकिन जैसे ही ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे को छूता है, उसे फिर से उस इत्र की महक महसूस होती है जो कभी झनक लगाया करती थी। ये महक उसे विचलित कर देती है। ऋषि अपना सिर झटकता है, उसे लगता है कि ये उसका वहम है, क्योंकि झनक अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी जगह अब अदिति ने ले ली है, भले ही सिर्फ नाम के लिए। तफ्तीश के दौरान ऋषि एक पुरानी दरगाह के पास पहुंचता है। ये वही जगह है जहां स्थानीय लोग मन्नतों के धागे बांधने आते हैं। माहौल में अजान की गूंज और चिरागों की रोशनी है। ऋषि अपनी जीप से उतरता है और दूरबीन से संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की कोशिश करता है। तभी भीड़ के बीच उसे एक लाल कश्मीरी फिरन में लिपटी एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की कुछ बच्चों को सेब बांट रही है। ऋषि की नज़र उस पर टिक जाती है। पहले तो उसे लगता है कि ये कोई कश्मीरी स्थानीय युवती है, लेकिन जैसे ही वो लड़की पलटती है और उसके चेहरे से नकाब हल्का सा सरकता है, ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका खून जम जाता है और हाथ से दूरबीन लगभग छूटने ही वाली होती है। वो चेहरा, वो आंखें, वो मासूमियत बिल्कुल हूबहू झनक जैसी है। ऋषि को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका दिल जो सालों पहले झनक की मौत के साथ खामोश हो गया था, वो अचानक इतनी जोर से धड़कने लगता है कि उसे अपनी पसलियों में दर्द महसूस होने लगता है। क्या ये संभव है? क्या कुदरत उसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रही है, या फिर उसकी झनक जिंदा है? ऋषि सारे प्रोटोकॉल भूल जाता है। वो अपने साथियों को वहीं छोड़कर उस भीड़ की तरफ भागता है। उसके दिमाग में हजारों सवाल कौंध रहे हैं। अगर ये झनक है तो वो यहाँ कश्मीर में क्या कर रही है? और अगर वो जिंदा थी तो वो वापस उसके पास क्यों नहीं आई? क्या अनिरुद्ध और अर्शी ने उससे कोई बहुत बड़ा झूठ बोला था? ऋषि भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ता है। वो लड़की अब सीढ़ियों से नीचे उतर रही है। उसकी चाल ढाल भी बिल्कुल वैसी ही है जैसे झनक चला करती थी। ऋषि चिल्लाना चाहता है, उसका नाम पुकारना चाहता है, लेकिन हलक से आवाज नहीं निकलती। वो बस पागलों की तरह उसके पीछे भाग रहा है। वो लड़की एक संकरी गली में मुड़ जाती है। ऋषि भी उसके पीछे मुड़ता है और वहां पहुंचकर देखता है कि वो एक पुरानी लकड़ी के मकान के दरवाजे पर खड़ी है। ऋषि अपनी सांसों को काबू करते हुए उसके पास पहुंचता है और कांपते हाथों से उसके कंधे पर हाथ रखता है। जैसे ही वो लड़की पलटती है, ऋषि की आंखों में आंसू भर आते हैं। ये चेहरा वही है जिसे उसने अपनी यादों में बसा रखा है। ऋषि के मुंह से बेसाख्ता निकलता है, झनक। वो उम्मीद कर रहा है कि वो लड़की उसे पहचानेगी, शायद रो पड़ेगी और उसके गले लग जाएगी। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी उम्मीद ऋषि ने सपने में भी नहीं की थी। वो लड़की ऋषि को ऐसे देखती है जैसे वो किसी अजनबी को देख रही हो। उसकी आंखों में प्यार या पहचान नहीं, बल्कि डर और अचरज है। वो कश्मीरी लहजे में पूछती है कि वो कौन है और उसे क्यों रोक रहा है। ऋषि हक्का बक्का रह जाता है। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो उसका ऋषि है, उसका पति है, लेकिन वो लड़की पीछे हट जाती है। उसका डर गुस्से में बदलने लगता है। वो साफ इनकार कर देती है कि वो झनक है। वो कहती है कि उसका नाम नूतन है। ये नाम सुनते ही ऋषि के दिमाग में एक और धमाका होता है। नूतन, ये तो झनक की माँ का नाम था, अनिरुद्ध की वो पहली पत्नी जिसकी बेटी झनक थी। ये लड़की अपना नाम नूतन क्यों बता रही है? क्या इसकी याददाश्त चली गई है और इसे सिर्फ अपनी माँ का नाम याद है, या फिर ये कोई हमशक्ल है जो संयोग से नूतन नाम का इस्तेमाल कर रही है? ऋषि उसे समझने की कोशिश कर रहा है। वो उससे पूछता है कि वो यहाँ कब से रह रही है। लड़की बताती है कि वो यहीं पैदा हुई है और यहीं पली बढ़ी है। ऋषि का पुलिसिया दिमाग अब उलझ गया है।
एक तरफ उसका प्यार कह रहा है कि ये झनक है, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे वो छोटा सा तिल भी वही है जहां झनक का था। लेकिन दूसरी तरफ उसके हाव भाव, उसकी बोली और उसका आत्मविश्वास ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये कोई और है। इसी बीच कहानी का रुख वापस घर की तरफ मुड़ता है, जहां अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति अपने कमरे में बेचैन है। उसे नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन उसे अजीब से संकेत मिल रहे हैं। घर में लगी ऋषि और अदिति की शादी की तस्वीर अचानक दीवार से गिरकर टूट जाती है। कांच बिखर जाता है और अदिति के हाथ में एक टुकड़ा चुभ जाता है। अर्शी वहां आती है और इसे अपशकुन मानती है। अदिति अपनी मां अर्शी से कहती है कि उसे घबराहट हो रही है, उसे लग रहा है कि ऋषि उससे दूर जा रहे हैं। अर्शी अपनी बेटी को समझाती है कि ऋषि अब उसका पति है और झनक मर चुकी है, इसलिए उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अर्शी के चेहरे पर भी एक शिकन है। अनिरुद्ध, जो एक कोने में खड़ा सब देख रहा है, उसके माथे पर पसीना है। क्या अनिरुद्ध को इस बात का डर है कि झनक की मौत का राज कभी भी खुल सकता है? क्या अनिरुद्ध जानता है कि कश्मीर में ऋषि को कौन मिलने वाला है? वापस कश्मीर में ऋषि उस लड़की यानी नूतन को जाने नहीं देना चाहता। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर नूतन शोर मचाने लगती है। आसपास के लोग जमा होने लगते हैं। ऋषि अपनी जेब से अपना आईडी कार्ड निकालता है और सबको बताता है कि वो एसपी ऋषि है और ये एक पुलिस इंक्वायरी है। भीड़ शांत हो जाती है, लेकिन नूतन की आंखों में गुस्सा कम नहीं होता। वो ऋषि से कहती है कि वो उसे नहीं जानती और उसे अपने घर जाना है। ऋषि उसे जाने देता है, लेकिन फैसला कर लेता है कि वो इस रहस्य की तह तक जाकर रहेगा। वो चुपके से नूतन का पीछा करना शुरू कर देता है। नूतन वादियों के बीच बने एक छोटे से घर में जाती है। ऋषि खिड़की से अंदर झांकता है और देखता है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत है जिसे नूतन अम्मी बुला रही है। वो बूढ़ी औरत नूतन से पूछती है कि वो इतनी घबराई हुई क्यों है। नूतन बताती है कि एक पुलिस वाला उसे झनक समझ रहा था। झनक का नाम सुनते ही वो बूढ़ी औरत सहम जाती है और उसके हाथ से पानी का गिलास गिर जाता है। ऋषि की शक की सुई अब यकीन में बदलने लगती है। उस बूढ़ी औरत का डर बता रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। क्या उस बूढ़ी औरत ने झनक को पनाह दी है और उसे नई पहचान दी है, या फिर नूतन सच में कोई और है और उस बूढ़ी औरत का अतीत अनिरुद्ध और उसके परिवार से जुड़ा है? ऋषि अपनी टीम को कॉल करता है और नूतन के बारे में पूरी जानकारी निकालने का आदेश देता है। वो जानना चाहता है कि इस लड़की का पिछला रिकॉर्ड क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ऋषि को अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, वो ये है कि अगर ये लड़की झनक है तो वो उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? क्या वो ऋषि से नफरत करती है? क्या उसे लगता है कि ऋषि ने उसकी मौत के बाद उसकी सौतेली बहन अदिति से शादी करके उसे धोखा दिया है, या फिर उसकी याददाश्त सचमुच जा चुकी है? शाम ढलने लगती है और ऋषि उसी घर के बाहर अपनी जीप में बैठा इंतजार कर रहा है। तभी उसे घर के पिछवाड़े से किसी के निकलने की आहट सुनाई देती है। ऋषि सतर्क हो जाता है। वो देखता है कि नूतन एक बैग लेकर चुपचाप घर से निकल रही है। वो कहीं भागने की फिराक में है। ऋषि समझ जाता है कि उसकी पहचान का राज गहरा है। अगर वो सिर्फ एक साधारण कश्मीरी लड़की होती तो पुलिस को देखकर भागती नहीं। ऋषि दबे पांव उसके पीछे जाता है। नूतन जंगल के रास्ते से होती हुई एक सुनसान पुल की तरफ बढ़ रही है। नैना टीवी के दर्शकों, अब कहानी में सस्पेंस अपने चरम पर पहुंचने वाला है। पुल पर पहुंचकर नूतन रुक जाती है। वहां अंधेरे में एक और शख्स खड़ा है। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि एक स्थानीय गुंडा है जिसका नाम शो में पहले भी आ चुका है। नूतन उस गुंडे को एक पैकेट देती है। ऋषि ये देखकर हैरान है। क्या उसकी मासूम झनक अब किसी गैरकानूनी धंधे में शामिल हो गई है, या फिर वो किसी मजबूरी के तहत ये सब कर रही है? ऋषि अपनी बंदूक निकालता है और उन दोनों को सरेंडर करने के लिए ललकारता है। रुक जाओ, तुम चारों तरफ से घिरे हुए हो। ऋषि की आवाज वादियों में गूंजती है। नूतन पलटती है। इस बार उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चुनौती है। वो ऋषि की आंखों में आंखें डालकर देखती है और कहती है, एसपी साहब, आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं झनक नहीं हूं और आप मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। उसी वक्त वो गुंडा ऋषि पर गोली चला देता है। ऋषि बाल बाल बचता है और जवाबी फायर करता है। गोलीबारी के बीच नूतन पुल से नीचे बहती बर्फीली नदी में कूदने की धमकी देती है। ऋषि चिल्लाता है, नहीं झनक, ऐसा मत करना। वो दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। क्या ऋषि नूतन को रोक पाएगा? क्या नदी में कूदने से पहले नूतन कोई ऐसा सच उगलेगी जो अनिरुद्ध और अर्शी की रातों की नींद हराम कर देगा? और सबसे बड़ी बात, जब ये खबर मुंबई में अदिति तक पहुंचेगी कि ऋषि को कश्मीर में झनक जैसी दिखने वाली लड़की मिली है, तो अदिति का अगला कदम क्या होगा? क्या अदिति अपनी शादी बचाने के लिए कश्मीर आएगी और वहां एक नया महाभारत शुरू होगा? ये सब कुछ एक बहुत बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है, जहां ऋषि सिर्फ एक मोहरा है और असली खिलाड़ी कोई और है। नैना टीवी के दोस्तों, ये था हमारे आज के धमाकेदार एपिसोड के विश्लेषण का पहला हिस्सा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस तूफान की शुरुआत है।
आगे ऋषि को उस बूढ़ी औरत के घर से एक ऐसी डायरी मिलने वाली है जिसमें अनिरुद्ध के पुराने पापों का कच्चा चिट्ठा लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी का दूसरा भाग लेकर आऊं और बताऊं कि उस डायरी में क्या लिखा है और नूतन का डीएनए टेस्ट क्या राज खोलेगा, तो कमेंट सेक्शन में #नैना लिखना ना भूलें। नैना टीवी के दर्शकों, कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमारी सांसें थम गई थीं। कश्मीर के उस पुराने जर्जर पुल के ऊपर खड़ी नूतन ने बिना एक पल गवाए नीचे बहती हुई बर्फीली नदी में छलांग लगा दी। ऋषि के लिए ये पल किसी कयामत से कम नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी, या यूं कहें कि उसकी जिंदगी की वो परछाई जिसे वो झनक समझ रहा था, मौत के मुंह में कूद चुकी थी। एक एसपी होने के नाते और एक पति होने के नाते ऋषि का फर्ज और जज्बात दोनों एक साथ जाग उठे। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस ठंडी जानलेवा नदी में छलांग लगा दी। पानी इतना ठंडा था कि किसी आम इंसान का दिल कुछ ही पलों में काम करना बंद कर दे, लेकिन ऋषि के अंदर जल रही सवालों की आग उसे गर्माहट दे रही थी। पानी की तेज बहाव के बीच ऋषि ने नूतन का हाथ पकड़ा। वो बेहोश हो चुकी थी। किसी तरह संघर्ष करते हुए, पत्थरों से टकराते हुए ऋषि उसे किनारे पर खींच लाया। यहाँ से कहानी एक नया और गंभीर मोड़ लेती है। ऋषि नूतन को अपनी बाहों में उठाकर अपनी जीप की तरफ भागता है और उसे पास के मिलिट्री अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर उसे तुरंत आईसीयू में ले जाते हैं। ऋषि बाहर गीले कपड़ों में खड़ा कांप रहा है, लेकिन ठंड से नहीं बल्कि उस डर से कि कहीं वो दोबारा झनक को खो न दे। जब नर्स नूतन के गीले कपड़े बदल रही थी और उसका सामान ऋषि को सौंपने आती है, तो ऋषि के हाथ एक ऐसी चीज लगती है जो उसके शक को यकीन में बदल देती है। नूतन के गले में एक तावीज़ था जो अब खुल चुका था। उस तावीज़ के अंदर कोई भगवान की मूर्त नहीं, बल्कि एक बहुत पुरानी और धुंधली तस्वीर थी। ऋषि उस तस्वीर को देखता है और सन्न रह जाता है। वो तस्वीर बचपन की झनक और उसकी मां नूतन की थी। ये वही तस्वीर थी जो झनक हमेशा अपने पास रखती थी और जिसे एक्सीडेंट वाली रात उसने खो दिया था। ऋषि के दिमाग में अब कोई दुविधा नहीं बची थी। ये लड़की कोई हमशक्ल नहीं, बल्कि उसकी अपनी झनक है। लेकिन सवाल ये था कि अगर ये झनक है तो वो ऋषि को पहचानने से इनकार क्यों कर रही थी, और वो उस गुंडे को क्या पैकेट दे रही थी। ऋषि का पुलिसिया दिमाग उन कड़ियों को जोड़ना शुरू करता है। उसे याद आता है कि झनक ने कहा था कि उसका नाम नूतन है। मनोविज्ञान में अक्सर देखा गया है कि जब इंसान किसी बहुत बड़े सदमे से गुजरता है तो वो अपनी पहचान भूलकर उस इंसान की पहचान अपना लेता है जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। झनक अपनी मां नूतन से बहुत जुड़ी हुई थी। शायद एक्सीडेंट के सदमे ने उसकी याददाश्त छीन ली है और उसे सिर्फ अपनी मां का नाम याद है। उधर मुंबई में बसु हाउस में एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी है। अदिति, जो ऋषि की पत्नी है, उसे रात भर नींद नहीं आई है। उसे रह रहकर बुरे सपने आ रहे हैं कि ऋषि किसी मुसीबत में है। सुबह की चाय पर जब पूरा परिवार इकट्ठा होता है तो अनिरुद्ध का फोन बजता है। ये कॉल कश्मीर पुलिस स्टेशन से है, लेकिन अनिरुद्ध फोन स्पीकर पर डाल देता है क्योंकि उसके हाथ कांप रहे हैं। उधर से इंस्पेक्टर बताता है कि एसपी ऋषि ने नदी में कूदकर एक लड़की की जान बचाई है और वो लड़की अब अस्पताल में है। ये सुनते ही अर्शी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है। दोनों की आंखों में एक ही डर है, क्या वो लड़की झनक है? अदिति ये खबर सुनते ही घबरा जाती है और जिद करती है कि उसे अभी कश्मीर जाना है। अनिरुद्ध उसे रोकने की कोशिश करता है, ये कहकर कि वहाँ हालात खराब हैं, लेकिन अदिति मानती नहीं। उसे लगता है कि ऋषि वहाँ अकेला है और उसे अपनी पत्नी की जरूरत है। लेकिन असल में नियति अदिति को उस सच के पास ले जा रही है जो उसका घर उजाड़ सकता है। वापस कश्मीर में ऋषि अब उस गुत्थी को सुलझाने के लिए उस बूढ़ी औरत अमीना बी के घर दोबारा पहुंचता है। पुलिस की वर्दी और ऋषि का रौद्र रूप देखकर अमीना बी टूट जाती है। वो जो सच बताती है वो ऋषि के पैरों तले जमीन खिसका देता है। अमीना भी बताती है कि 2 साल पहले एक तूफानी रात में एक काली कार इस घर के पास रुकी थी। उस कार से एक आदमी उतरा था और उसने इस लड़की को, जो खून से लथपथ थी, यहाँ झाड़ियों में फेंक दिया था। उस आदमी ने सोचा था कि लड़की मर चुकी है। अमीना बी ने उसे सहारा दिया, उसका इलाज किया, लेकिन जब लड़की को होश आया तो उसे अपना पिछला कुछ भी याद नहीं था, सिवाय नूतन शब्द के। ऋषि अमीना बी से पूछता है कि क्या उसने उस आदमी का चेहरा देखा था या उस कार का नंबर नोट किया था। अमीना भी एक पुराना मैला कुचैला डायरी का पन्ना निकाल कर देती है जिस पर टूटे फूटे अक्षरों में गाड़ी का नंबर लिखा था। ऋषि उस नंबर को देखता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि अनिरुद्ध की उस पुरानी कार का है जिसे एक्सीडेंट के बाद कबाड़ में देने की बात कही गई थी, लेकिन वो कभी कबाड़ में दी नहीं गई।
इसका मतलब साफ था, झनक का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, और इस साजिश के तार सीधे अनिरुद्ध और अर्शी से जुड़े थे। ऋषि को समझ आ जाता है कि उसके ससुर और माँ ने मिलकर उसकी पत्नी को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो झनक को अपने परिवार के लिए और खासकर अदिति की खुशियों के लिए खतरा मानते थे। अस्पताल में नूतन यानी झनक को होश आने लगता है। ऋषि उसके पास जाता है। झनक की आंखें खुलती हैं, लेकिन वो अभी भी डरी हुई है। इस बार ऋषि पुलिस वाला बनकर नहीं बल्कि एक प्रेमी और पति बनकर उसके पास बैठता है। वो धीरे से झनक पुकारता है। इस बार झनक गुस्सा नहीं करती बल्कि उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसके सिर में तेज दर्द होता है और धुंधली यादें वापस आने लगती हैं। एक कार की तेज रोशनी, ब्रेक की आवाज और किसी का ये कहना कि इसे खत्म कर दो, तभी अदिति की शादी ऋषि से हो पाएगी। नैना टीवी के दर्शकों, अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां महायुद्ध अनिवार्य है। ऋषि ने अपना फोन निकाला और सीधे अनिरुद्ध को वीडियो कॉल किया। मुंबई में अनिरुद्ध फोन उठाता है। पीछे अर्शी और अदिति भी खड़े हैं। ऋषि कुछ नहीं बोलता, बस कैमरा घुमाकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी झनक का चेहरा दिखाता है। अनिरुद्ध के हाथ से फोन छूटकर गिर जाता है। अर्शी की चीख निकल जाती है। अदिति, जो अब तक अनजान थी, स्क्रीन पर उस चेहरे को देखकर पत्थर की मूरत बन जाती है। वो चेहरा उसकी सौतेली बहन झनक का है। ऋषि की आवाज गूंजती है, मिस्टर अनिरुद्ध बसु, मैं अपनी पत्नी को लेकर वापस आ रहा हूँ। अपनी हथकड़ियाँ तैयार रखिएगा, क्योंकि अब इंसाफ होगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। अदिति, जो अब तक चुप थी, अचानक एक ऐसा फैसला लेती है जो सबको चौंका देता है। उसे एहसास होता है कि उसकी पूरी शादी, उसका पूरा रिश्ता एक झूठ और एक लाश की बुनियाद पर खड़ा था। क्या अदिति अपने पिता के पापों की सजा ऋषि को देगी, या फिर वो अर्शी के साथ मिलकर ऋषि को रोकने की कोशिश करेगी? और वो गुंडा जिसे झनक पैकेट दे रही थी, उसका सच क्या था? असल में वो पैकेट कोई ड्रग्स नहीं बल्कि अमीना बी की दवाई थी, जिसके लिए झनक अपनी जान जोखिम में डालकर पैसे कमाने की कोशिश कर रही थी। जब ऋषि को ये पता चलता है तो उसका पछतावा और भी गहरा हो जाता है। अब ऋषि झनक को लेकर मुंबई के लिए निकलने वाला है, लेकिन अर्शी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसने कश्मीर में अपने कुछ पुराने जानकारों को कांटेक्ट किया है ताकि ऋषि और झनक मुंबई पहुंच ही ना पाएं। रास्ते में एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है। क्या ऋषि अपनी झनक को, जो अब नूतन की यादों और झनक की हकीकत के बीच झूल रही है, सुरक्षित घर ला पाएगा? और जब ये तीनों, ऋषि, झनक और अदिति, आमने सामने होंगे तो सिंदूर किसका होगा? नैना टीवी के दर्शकों, अब दिल थामकर बैठिए, क्योंकि कहानी का ये हिस्सा आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जहां एक तरफ कश्मीर की वादियों में एसपी ऋषि अपनी मरी हुई पत्नी झनक को वापस दुनिया के सामने लाने की कसम खा चुका है, वहीं दूसरी तरफ मुंबई के आलिशान बसु हाउस में अनिरुद्ध और अर्शी ने अपनी ही बेटी अदिति को एक ऐसे मोहरे की तरह इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया है जो रिश्तों की रही सही मर्यादा भी तार तार कर देगा। कहानी अब भावनाओं से आगे बढ़कर सीधे अस्तित्व की लड़ाई यानी बैटल फॉर सर्वाइवल बन चुकी है। ऋषि ने झनक को डिस्चार्ज करवा लिया है। झनक, जो अभी भी शारीरिक रूप से कमजोर है और मानसिक रूप से नूतन और झनक के द्वंद्व में फंसी है, वो मुंबई जाने से कतरा रही है। जैसे ही ऋषि गाड़ी में सामान रखता है, झनक का हाथ कांपने लगता है। उसे धुंधली यादें आ रही हैं, एक बड़ा शहर, बड़ी बड़ी इमारतें और उन इमारतों के पीछे छिपे हुए मतलबी चेहरे। वो ऋषि का हाथ पकड़कर पूछती है, क्या वहां मुझे मारने वाले लोग रहते हैं? ऋषि उसकी आंखों में देखता है और एक वादा करता है जो इस शो की पूरी दिशा बदल देगा। वो कहता है, वहां तुम्हें मारने वाले नहीं बल्कि तुम्हारे गुनहगार रहते हैं, जिनसे हिसाब लेना अभी बाकी है। ऋषि उसे अपनी पुलिस जीप की पिछली सीट पर सुरक्षित बिठाता है और काफिला श्रीनगर से जम्मू की तरफ निकलता है। लेकिन ऋषि ये नहीं जानता कि अर्शी ने मुंबई से बैठे बैठे कश्मीर के कुछ स्थानीय अपराधियों को ऋषि की गाड़ी को खाई में गिराने की सुपारी दे दी है। अर्शी जानती है कि अगर झनक मुंबई की दहलीज पर जिंदा पहुंच गई तो अनिरुद्ध का वो सच कि झनक उसकी नाजायज बेटी है सबके सामने आ जाएगा और समाज में उनकी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इधर मुंबई में बसु हाउस का मंजर किसी शमशान जैसा शांत और डरावना है। अनिरुद्ध बार बार विस्की के ग्लास खाली कर रहा है। उसे अपनी आंखों के सामने नूतन यानी झनक की मां का चेहरा दिखाई दे रहा है। उसे लग रहा है कि अतीत अपना बदला लेने वापस आ रहा है। तभी अर्शी अदिति के कमरे में जाती है। अदिति बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही है। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। अर्शी उसे झकझोरती है और कहती है, रोने का वक्त नहीं है अदिति। अगर ऋषि झनक को लेकर यहाँ आ गया तो तुम इस घर में सिर्फ एक दूसरी औरत बनकर रह जाओगी। ऋषि का पहला प्यार झनक है और अब तो वो जिंदा है, कानूनन भी ऋषि उसका है। अदिति चिल्लाती है, तो मैं क्या करूं माँ, मर जाऊं? अर्शी की आंखों में एक शैतानी चमक आती है। वो अदिति के कान में एक ऐसा मंत्र फूंकती है जो ऋषि को हमेशा के लिए बांध सकता है। अर्शी कहती है,
एक औरत को पति से ज्यादा एक पिता को अपने बच्चे से प्यार होता है। तुम्हें ऋषि को रोकना है तो उसे पिता बनाना होगा। अदिति समझ जाती है कि उसकी माँ क्या कह रही है। एक झूठी प्रेगनेंसी का नाटक, एक ऐसा नाटक जो ऋषि के पैरों में बेड़ियां डाल देगा। वापस हाईवे पर ऋषि की जीप पहाड़ी रास्तों से गुजर रही है। मौसम खराब हो रहा है, बारिश और धुंध ने विजिबिलिटी कम कर दी है। ऋषि की छठी इंद्री उसे खतरे का संकेत दे रही है। अचानक एक तीखे मोड़ पर सामने से एक ट्रक आता है और ऋषि की जीप को साइड दबाने की कोशिश करता है। ऋषि समझ जाता है कि यह हादसा नहीं, हमला है। वो स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ मजबूत करता है और झनक से चिल्लाकर कहता है, सिर नीचे करो। गोलियों की आवाज से वादियां गूंज उठती हैं। अर्शी के भेजे गुंडे बाइकों पर पीछा कर रहे हैं। यहाँ नैना टीवी के दर्शकों को देखने को मिलेगा ऋषि का असली रौद्र रूप। एक हाथ से गाड़ी चलाते हुए और दूसरे हाथ से अपनी सर्विस रिवॉल्वर से फायर करते हुए ऋषि बिल्कुल यमराज लग रहा है। लेकिन तभी एक गोली जीप के पिछले टायर पर लगती है। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक चट्टान से टकराती है। ऋषि का सिर स्टीयरिंग से टकराता है और खून बहने लगता है। वो लगभग बेहोशी की हालत में है। गुंडे गाड़ी के पास आते हैं। उन्हें लगता है काम तमाम हो गया। वो दरवाजा खोलते हैं और ऋषि को बाहर खींचते हैं। उनकी योजना ऋषि को मारकर झनक का अपहरण कर उसे गायब करने की है। जैसे ही एक गुंडा ऋषि पर चाकू से वार करने वाला होता है, पिछली सीट का दरवाजा खुलता है और वहां से कोई डरी हुई नूतन नहीं निकलती। वहां खड़ी है एक घायल शेरनी। अपने पति को खून में लथपथ देखकर झनक के दिमाग के वो सोए हुए तार झंझना उठते हैं जो उसे ऋषि से जोड़ते थे। वो पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाती है और पूरी ताकत से गुंडे के हाथ पर मारती है। उसकी आंखों में वही आग है जो कभी दुर्गा पूजा के पंडाल में दिखाई देती थी। वो चीखती है, खबरदार जो मेरे ऋषि को हाथ लगाया। इस पल में भले ही पूरी याददाश्त ना आई हो, लेकिन झनक का ये मानना कि ऋषि उसका है साबित करता है कि प्यार दिमाग से नहीं, रूह से होता है। ऋषि को हल्का होश आता है। वो झनक को लड़ते हुए देखता है और उसे नई ताकत मिलती है। दोनों मिलकर गुंडों का मुकाबला करते हैं। पुलिस की बैकअप टीम के सायरन की आवाज सुनकर गुंडे भाग खड़े होते हैं। ऋषि खून पोंछते हुए झनक के पास जाता है। झनक हाँप रही है। उसके हाथ से रॉड छूट जाती है और वो फिर से सहम जाती है। ऋषि उसे गले लगा लेता है। इस हमले ने ऋषि के इरादों को लोहे जैसा मजबूत कर दिया है। वो गुंडों के एक गिरे हुए फोन को उठाता है और कॉल लॉग चेक करता है। आखिरी कॉल मिसेस बसु के नाम से थी। ऋषि मुट्ठी भींच लेता है। अब उसके पास अर्शी के खिलाफ पुख्ता सबूत है। अगली सुबह मुंबई के बसु हाउस के बाहर एक अजीब सी हलचल है। मीडिया वाले जमा हैं। किसी ने, शायद ऋषि के ही किसी खबरी ने, लीक कर दिया है कि एसपी ऋषि एक बड़े खुलासे के साथ लौट रहे हैं। अनिरुद्ध और अर्शी गेट पर खड़े हैं। उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है। जीप रुकती है। ऋषि उतरता है। उसके सर पर पट्टी बंधी है। वो पीछे का दरवाजा खोलता है और झनक का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालता है। झनक को देखते ही मीडिया के कैमरे चमकने लगते हैं। क्या ये झनक है? क्या एसपी ऋषि की पहली पत्नी जिंदा है? सवालों की बौछार हो रही है। ऋषि बिना किसी की परवाह किए झनक का हाथ पकड़े सीधे घर के दरवाजे तक पहुंचता है। अर्शी रास्ता रोकती है। इस लड़की को मैं अपने घर में कदम नहीं रखने दूंगी। ये अपशकुन है, ये मर चुकी की। अर्शी चिल्लाती है। ऋषि एक पल के लिए रुकता है। अपनी जेब से वो फोन निकालता है और अर्शी के चेहरे के सामने लहराता है। ऋषि की आवाज बेहद ठंडी और खौफनाक है। सासू माँ, अगर आप नहीं चाहती कि मैं अभी मीडिया को बता दूं कि मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर जानलेवा हमला किसने करवाया था, तो चुपचाप रास्ते से हट जाइए। अर्शी का चेहरा पीला पड़ जाता है। अनिरुद्ध भी बेबस है। ऋषि झनक को लेकर अंदर हॉल में आता है। घर के बाकी सदस्य, दादी, चाचा, चाची, सब भूत देखने जैसा मुंह बनाए खड़े हैं। लेकिन असली ड्रामा अभी बाकी है। सीढ़ियों पर अदिति खड़ी है। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा है। ऋषि उसे देखता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। ऋषि कुछ बोलने ही वाला था कि वो झलक को उसका हक दिलाने आया है। तभी अदिति अपनी आंखों को घुमाती है और लड़खड़ाकर सीढ़ियों से गिरती है या गिरने का नाटक करती है। अदिति! अनिरुद्ध चिल्लाता है और सब उसकी तरफ भागते हैं। ऋषि भी इंसानियत के नाते झनक का हाथ छोड़कर अदिति की तरफ दौड़ता है। अदिति बेहोश होने का नाटक कर रही है। घर का डॉक्टर, जिसे अर्शी ने पहले ही भारी रकम देकर सेट कर लिया था, वहां मौजूद है। वो अदिति की नब्ज चेक करता है और एक गहरी सांस लेकर सबके सामने वो झूठ बोलता है जो ऋषि के कदमों को वहीं रोक देता है। डॉक्टर कहता है, बधाई हो मिस्टर अनिरुद्ध, अदिति जी मां बनने वाली हैं। इनकी हालत नाजुक है। इन्हें किसी भी तरह का सदमा देना इनके और बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है। ये सुनते ही ऋषि के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो पत्थर बन जाता है। उसके ठीक पीछे खड़ी झनक, जो अभी अभी इस घर के माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी, बच्चे शब्द सुनकर सिहर उठती है। उसे लगता है कि वो दो लोगों के बीच, एक परिवार के बीच कबाब में हड्डी है। वो ऋषि की तरफ देखती है जो अब अदिति का सिर अपनी गोद में रखे बैठा है। झनक को अचानक अपना वजूद बहुत छोटा और गंदा लगने लगता है। क्या वो एक ऐसी औरत है जो एक आने वाले बच्चे के पिता को छीन रही है? अर्शी मौके का फायदा उठाती है। वो ऋषि को घूरते हुए कहती है,
देख लिया ऋषि, तुम्हारी इस जिद ने मेरी बेटी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम्हें ये मरी हुई अतीत की परछाई चाहिए या अपना आने वाला भविष्य। नैना टीवी के दोस्तों, ऋषि अब एक भयंकर धर्म संकट में फंस चुका है। एक तरफ उसका सच्चा प्यार झनक है, जिसे उसने मौत के मुंह से निकाला है और जो उसकी असली पत्नी है। दूसरी तरफ उसका फर्ज और वो बच्चा जो झूठी सही अदिति के कोख में बताया जा रहा है। ऋषि को नहीं पता कि ये प्रेगनेंसी फेक है। वो एक पुलिस वाला है, लेकिन दिल के मामलों में वो हार रहा है। झनक धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। उसकी आंखों में वही पुराना दर्द है, त्याग का दर्द। क्या झनक ऋषि की खुशी के लिए दोबारा अपनी पहचान मिटा देगी, या ऋषि इस डॉक्टर के झूठ को पकड़ पाएगा? कहानी में एक और पेच है। अनिरुद्ध और अर्शी की बेटी अदिति असल में प्रेग्नेंट नहीं है, लेकिन अनिरुद्ध की नाजायज बेटी झनक। क्या आपको याद है, एक्सीडेंट से पहले झनक को उल्टियां हो रही थीं? क्या ये संभव है कि झनक का एक बच्चा हो जिसे उसने नूतन बनकर कहीं छुपाया हो, या वो बच्चा उस एक्सीडेंट में मारा गया? ये राज अभी भी दफन है। नैना टीवी के मेरे प्यारे दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस आखिरी और सबसे धमाकेदार अध्याय का, जिसका इंतजार आप पल के बिछाए कर रहे थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे अदिति और अर्शी ने मिलकर एक झूठे बच्चे की दीवार खड़ी कर दी थी, ताकि ऋषि झनक के पास वापस ना जा सके। बसु हाउस में जश्न की तैयारियां चल रही हैं, ढोल बज रहे हैं, मिठाइयां बच रही हैं, लेकिन इस शोर के बीच एक खामोशी है जो चीख चीख कर कह रही है कि ये शांति तूफान से पहले की है। ऋषि अपने कमरे में बंद है। उसकी वर्दी खूंटी पर टंगी है, लेकिन उसका पुलिसिया दिमाग शांत नहीं है। वो बार बार उस पल को याद कर रहा है जब डॉक्टर ने अदिति की प्रेगनेंसी की खबर दी थी। डॉक्टर की आंखों में एक डर था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, और सबसे बड़ी बात, जब ऋषि ने रिपोर्ट देखनी चाही तो अर्शी ने बड़ी चतुराई से फाइल छीन ली थी। एक एसपी की नज़र से अपराधी छिप सकता है, लेकिन उसका अपराध नहीं। ऋषि समझ चुका है कि खेल बहुत गंदा खेला गया है। रात का गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। झनक, जिसे घर के एक कोने में अतिथि कक्ष दिया गया था, अपना सामान बांध रही है। उसकी याददाश्त पूरी तरह वापस नहीं आई है, लेकिन उसका स्वाभिमान जाग चुका है। उसे लग रहा है कि वो किसी और के घर, किसी और के पति और किसी और के आने वाले बच्चे के बीच एक बाधा बन गई है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन वो उन्हें पूछती नहीं। वो चुपके से एक चिट्ठी लिखती है। ऋषि, आपकी खुशी के लिए मैं अपनी पहचान, अपना प्यार सब छोड़कर जा रही हूँ। अदिति और आपके बच्चे को मेरी नज़र ना लगे। झनक अपना बैग उठाती है और पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ती है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर है। जैसे ही वो हॉल से गुजरती है, उसका पैर कालीन में उलझता है और एक फूलदान गिर जाता है। आवाज़ सुनकर अनिरुद्ध, जो हॉल में शराब पी रहा था, चौंक जाता है। अनिरुद्ध झनक को रोकता है। शराब के नशे में और अपने पापों के बोझ तले दबा अनिरुद्ध आज पहली बार एक पिता की नज़र से झनक को देखता है। वो झनक का रास्ता रोकता है और लड़खड़ाते हुए कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी नूतन? मेरा मतलब झनक। झनक डर जाती है। अनिरुद्ध की आंखों में पछतावा है। वो कहने ही वाला होता है कि तुम मेरी बेटी हो, तभी अर्शी वहां आ जाती है। अर्शी अनिरुद्ध का हाथ झटकती है और झनक पर चिल्लाती है, चोरों की तरह कहाँ भाग रही हो? वैसे अच्छा ही है, खुद चली जाओ, वरना मुझे धक्के मारकर निकालना पड़ता। अर्शी झनक का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घसीटती है। झनक का हाथ दरवाजे की चौखट को पकड़ लेता है। वो अर्शी की आंखों में देखती है और कहती है, मैं जा रही हूं, लेकिन याद रखिएगा, झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। ठीक उसी वक्त घर का मुख्य दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। आंधी और तूफान के साथ एसपी ऋषि अंदर दाखिल होता है, लेकिन इस बार ऋषि अकेला नहीं है। उसके एक हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, और वो हथकड़ी उसी डॉक्टर के हाथों में है जिसने कल अदिति की झूठी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। ऋषि का चेहरा गुस्से से लाल है, बिल्कुल तपे हुए तांबे जैसा। वो डॉक्टर को सबके सामने धकेलता है। डॉक्टर अनिरुद्ध और अर्शी के पैरों में भिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मिसेस अर्शी बसु ने धमकी दी थी। अदिति जी प्रेग्नेंट नहीं है, ये सब झूठ है। नैना टीवी के दर्शकों, ये सुनते ही पूरे बसु हाउस में सन्नाटा पसर जाता है। अदिति, जो सीढ़ियों पर खड़ी होकर ये तमाशा देख रही थी, उसका चेहरा फक पड़ जाता है। उसका सबसे बड़ा हथियार, उसका झूठा बच्चा, अब उसकी बर्बादी का कारण बन चुका है। ऋषि डग भरते हुए अर्शी के पास जाता है। अर्शी घबराहट में पीछे हटने लगती है। ऋषि अपनी जेब से कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स निकालता है और हवा में लहराते हुए कहता है, ये रही असली रिपोर्ट। अदिति कभी मां बनने वाली नहीं थी। और सासू मां, सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने उस एक्सीडेंट की फाइल भी रीओपन कर दी है। मेरे पास उस मैकेनिक का बयान है जिससे आपने अनिरुद्ध की कार के ब्रेक फेल करवाए थे ताकि झनक मर जाए। अर्शी अब कोने में फंस चुकी है। वो पलटवार करती है,
हाँ, किया मैंने ये सब, क्योंकि ये लड़की हमारे परिवार के लिए कलंक है। ये अनिरुद्ध की नाजायज औलाद है। मैं अपनी बेटी अदिति का हक किसी सौपन की बेटी को क्यों दूं? अर्शी ने गुस्से में वो सच उगल दिया जिसे अनिरुद्ध बरसों से छुपाता आ रहा था। नाजायज औलाद, ये शब्द हॉल में गूंजता है। झनक सन बह जाती है। वो धीरे धीरे अनिरुद्ध की तरफ मुड़ती है। उसकी आंखों में हजारों सवाल हैं। अनिरुद्ध का सिर शर्म से झुक जाता है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, हाँ झनक, अर्शी सच कह रही है। तुम नूतन और मेनी बेटी हो। तुम अनाथ नहीं हो, तुम इस घर की बड़ी बेटी हो। ये सच झनक के लिए किसी बम धमाके से कम नहीं था। जिस इंसान को वो हमेशा एक अजनबी, एक अंकल मानती रही थी, वो उसका पिता निकला, और जिस अदिति को वो अपनी सौतन समझ रही थी, वो उसकी छोटी बहन निकली। अदिति भी ये सुनकर पत्थर हो गई है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे पूरी जिंदगी झूठ में रखा। ऋषि झनक के पास जाता है और उसका हाथ थाम लेता है। तुम्हारी पहचान नाजायज नहीं है झनक। ऋषि की आवाज भारी और मजबूत है। तुम्हारी पहचान ये है कि तुम एसपी ऋषि की धर्मपत्नी हो, और आज इस घर में तुम्हें वो सारे हक मिलेंगे जो तुम्हें सालों पहले मिलने चाहिए थे। लेकिन ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है। अर्शी, जो अपना सब कुछ हार चुकी है, अब पागलपन पर उतर आती है। वो पास ही पड़ी एक नुकीली चीज उठाती है और झनक की तरफ लपकती है। अगर ये रहेगी तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। अर्शी झनक पर वार करने ही वाली थी कि अदिति बीच में आ जाती है। माँ, बस करो। अदिति अर्शी का हाथ पकड़ लेती है। बहुत हो गया माँ, ऋषि मेरे कभी थे ही नहीं। और झनक दीदी ने मेरी जान बचाई थी, और हम उनकी जान लेने पर तुले हैं। अदिति का ये हृदय परिवर्तन शो का सबसे इमोशनल पल है। अपनी ही बेटी को अपने खिलाफ खड़ा देखकर अर्शी टूट जाती है। ऋषि पुलिस को इशारा करता है। हवलदार आगे आते हैं और अर्शी के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। एक अमीर, घमंडी और साजिश करने वाली औरत आज अपने कर्मों की सजा पा रही है। जाते जाते अर्शी अनिरुद्ध को देखती है, लेकिन अनिरुद्ध अपना मुंह फेर लेता है। घर से पुलिस अर्शी को लेकर जाती है। अब माहौल बदल जाता है। हॉल के बीचों बीच घर का मंदिर है। ऋषि सिंदूर की डिबिया उठाता है। वो झनक को मंदिर की सीढ़ियों पर ले जाता है। अनिरुद्ध, दादी और अदिति सब गवाह बनकर खड़े हैं। ऋषि चुटकी भर सिंदूर लेता है और पूरे हक के साथ झनक की मांग भर देता है। ये सिंदूर सिर्फ एक शादी की निशानी नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की और नफरत पर प्यार की जीत है। झनक की आंखों से आंसू बह निकलते हैं और वो ऋषि के गले लग जाती है। उसकी याददाश्त के जो धुंधले पन्ने थे, वो अब साफ हो चुके हैं। उसे अपना अतीत, अपना प्यार और अपना परिवार सब मिल गया है। अदिति अपनी बड़ी बहन और जीजाजी के पास आती है। वो हाथ जोड़कर माफी मांगती है। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने माँ की बातों में आकर बहुत गलतियां की। मैं ऋषि के प्यार के काबिल नहीं थी। झनक, जिसका दिल बहुत बड़ा है, अदिति को गले लगा लेती है। एक बहन दूसरी बहन से नाराज हो सकती है अदिति, पर नफरत नहीं कर सकती। अनिरुद्ध अपनी दोनों बेटियों को गले लगाता है। घर की दीवारें जो साजिशों से काली पड़ गई थीं, आज फिर से रिश्तों की रोशनी से जगमगा उठती हैं। कहानी का अंत एक बहुत खूबसूरत नोट पर होता है। ऋषि झनक का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाता है। वही कमरा जो अब तक अदिति का था, लेकिन अब उस पर झनक की नेम प्लेट लगी है। कैमरा धीरे धीरे पीछे जाता है और हम देखते हैं कि बसु हाउस के बाहर लगी नेम प्लेट पर अब मिस्टर एंड मिसेज ऋषि बसु लिखा है। तो नैना टीवी के दोस्तों, ये था झनक के इस महा एपिसोड का वो अंत जिसकी उम्मीद हम सब ने की थी। एक कश्मीरी हमशक्ल की पहेली से शुरू हुई ये कहानी खून के रिश्तों और सच्चे प्यार की जीत पर खत्म हुई। ऋषि ने साबित कर दिया कि वर्दी का फर्ज और पति का धर्म दोनों एक साथ निभाए जा सकते हैं। आपको मेरी ये कहानी, ये स्क्रिप्ट और ये एनालिसिस कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी सीरियल्स की फ्यूचर स्टोरी आप तक लाऊं? अगर हाँ, तो अभी लाइक का बटन दबाएं और कमेंट में लिखें नैना टीवी रॉक्स। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि टीवी की दुनिया की हर खबर, हर गॉसिप और हर राज सबसे पहले खुलेगा यहीं, सिर्फ नैना टीवी पर। मैं हूं आपकी दोस्त नैना। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नए धमाके के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए नैना टीवी।